Hello dear learners. So this is our basically third lecture on quantum mechanics for academic courses, यानी कि जो एमएससी का जो कोर्स चलता है, जहाँ एनुअल स्कीम है वहाँ पे एमएससी प्रीवियस के लिए, जहाँ पे सेमेस्टर स्कीम है वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में जनरली आता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, तो आप अपने सिलेबस से जो है मैच करा सकते हैं। तो फिर मुझसे पूछ सकते हैं कि हाँ भाई सर, ये सिलेबस है, ये मेरा सिलेबस है, आपका जो लेक्चर सीरीज़ रहेगा उसका क्या ये सिलेबस कवर होगा या नहीं होगा, तो मैं अच्छे से बता दूंगा आपको। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने बिल्कुल बेसिक हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात की थी कि किस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई इनिशियल स्टेज में। सेकेंड लेक्चर में हमने बात की थी कि भाई क्वांटम में वेव फंक्शन क्या होता है, ठीक है, किस तरीके की वेव फंक्शन को अपन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कहेंगे, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है, वो सब बातें की। और जब लेक्चर मैंने ख़त्म किया था लास्ट लेक्चर, तो मैंने कहा था कि हम एक दो क्वेश्चन करके देख लेंगे ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हालांकि वो जो चीज़ें बहुत ही ईजी पार्ट है, मैथमेटिकल पार्ट है, बस आपको इंटीग्रेट करना है और इसके बराबर रखना है, 1 के बराबर रखना है, तो आप वहाँ से नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको करके मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है वो भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन इस लेक्चर के लास्ट में, आखिर में ना, क्योंकि स्टार्ट जो करेंगे अपन फ्रेश एक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से लेक्चर को स्टार्ट करना क्वांटम मैकेनिक्स के लिए स्पेशली तो ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है ना। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा, हालांकि आप क्वांटम स्टेट को पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है, लेकिन आज अपन उसकी रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे ना, किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, क्वांटम स्टेट, एम्पलीट्यूड, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। कौन से स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, क्वांटम स्टेट की बात कर रहा हूँ ना। जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो हम क्वांटम स्टेट की बात कर रहे हैं, और जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम जिस स्पेस की बात करते हैं उस स्पेस का नाम है हिल्बर्ट स्पेस। क्या नाम है, हिल्बर्ट स्पेस। तो हम हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है वो सारी बातें आज पढ़ेंगे। हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्वांटम स्टेट क्या होती है, जो कि हम पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 में भी पढ़ा है हमने। एम्पलीट्यूड क्या होता है क्वांटम में, ठीक है, और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं क्वांटम स्टेट का हिल्बर्ट स्पेस के अंदर। तो हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है वो सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वापस से क्वांटम स्टेट से। क्वांटम स्टेट मैंने सेकंड लेक्चर में क्या बताया था कि क्वांटम स्टेट जो है बेसिकली आप ये कह सकते हो आसान भाषा के अंदर दैट इट्स ए स्नैपशॉट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए फिजिकल सिस्टम एट एनी टाइम। किसी भी टाइम पर अगर मैं एक स्नैपशॉट, मतलब एक मान लो एक फिजिकल सिस्टम है और एक पर्टिकुलर किसी टाइम पे उसका स्नैपशॉट ले लूँ, तो वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या बन जाएगा, स्टेट बन जाएगा उस फिजिकल सिस्टम। ठीक है, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में हमें क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए। तो अगर हमारे पास पोजीशन है तो हम उस फिजिकल सिस्टम के लिए वेलोसिटी निकाल सकते हैं, मोमेंटम निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, तो कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल सकते हैं। अगर हमें ट्रेजेक्टरी पता है पहले वो कहाँ था और आगे कहाँ जाएगा, यानी पास्ट में वो फिजिकल पार्टिकुलर सिस्टम कहाँ पे था और आगे कहाँ जाएगा, ये भी बता सकते हैं। अच्छा, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस तरीके से हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पोजीशन का पता होने के बाद बाकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर सकते हैं, इवन ये भी बता सकते हैं कि इस इंस्टेंट से पहले वो कहाँ था और इस इंस्टेंट के बाद कहाँ रहेगा, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात, क्योंकि देखो क्वांटम मैकेनिक्स में एक बात तो ये कि आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते पोजीशन, और अगर आप किसी इंस्टेंट में मेजर करते हो तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपने पोजीशन मेजर कर ली, लेकिन फिर भी आप ये नहीं बता सकते कि मेजरमेंट से जस्ट पहले वो पार्टिकल कहाँ था या मेजरमेंट के जस्ट बाद वो पार्टिकल कहाँ होगा। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर मेजरमेंट से पहले और मेजरमेंट के बाद क्वांटम पार्टिकल कहीं भी हो सकता है। क्या कहा मैंने कि मेजरमेंट से पहले और मेजरमेंट के बाद। क्लासिकल मैकेनिक्स में आप अगर उसकी पोजीशन और ट्रेजेक्टरी पता है तो बता सकते हो कि कहाँ होगा वो, पास्ट में कहाँ था, फ्यूचर में कहाँ जाएगा।
लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा आप नहीं बता सकते हो। समझ में आ रही मेरी बात? तो बिफोर द मेजरमेंट एंड आफ्टर द मेजरमेंट यू कैन नॉट डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ ए क्वांटम पार्टिकल और क्वांटम सिस्टम। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है ना? तो ये एक डिफ्रेंशिएशन है किसके साथ? क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ। और ये बात बताई किसने थी? नील्स बोर ने बताई थी भाई। हालांकि आइंस्टाइन एग्री नहीं करते थे, है ना, जब तक थे उनकी काफ़ी डिबेट होती रही इन सब बातों पर, लेकिन नील्स बोर ने सबसे पहले कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन दिया था और वो भाई एप्लीकेबल है, आज भी लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में कह दिया था कि हमें नहीं पता कि क्वांटम पार्टिकल्स या क्वांटम सिस्टम इस तरीके का बिहेवियर क्यों शो कर रहे हैं, लेकिन जो बिहेवियर शो हो रहा है उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उस बिहेवियर से एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं हमारे डेली लाइफ के लिए। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसका हमारे पास जवाब नहीं है। तो ध्यान देना कि मेजरमेंट से पहले या मेजरमेंट के बाद क्वांटम सिस्टम की पोजीशन को आप नहीं बता सकते। वो कहीं भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। लेकिन जनरली जब आपको मान लो एक ट्रेजेक्ट्री पता, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर की मान लो आपने एक प्रोजेक्टाइल फेंका तो ये आपको ट्रेजेक्ट्री पता है, ठीक है। अब आप इंस्टेंट पे मान लीजिए t=2 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ है, तो t=3 सेकेंड पे वो कहाँ होगा आप बता सकते हो क्लासिकल मैकेनिक्स में, एग्जैक्ट बता सकते हो। क्वांटम में आप नहीं बता सकते। इस बात का हमेशा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो क्वांटम स्टेट क्या है? क्वांटम स्टेट एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये जितनी भी नीडेड इंफॉर्मेशन है सिस्टम की वो सब रखता है और वो सफिशिएंट होता है आगे उस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। या फिर आप आसान भाषा में कहो तो कह सकते हो कि क्वांटम स्टेट द स्नैपशॉट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ क्वांटम सिस्टम और क्वांटम पार्टिकल एट एनी टाइम, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ भाई? quantum state contains all the needed information about the system वेव फंक्शन। जब हम बात करते हैं क्वांटम में कि वेव फंक्शन, तो वेव फंक्शन भी क्वांटम स्टेट को रिप्रेजेंट करने का एक मैथमेटिकल वे है ना। ध्यान देना, एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। वेव फंक्शन इज अ वे ऑफ, या फिर मैथमेटिकल लिख देते हैं, इज अ मैथमेटिकल वे ऑफ representation of quantum system, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, जो वर्ड है ना क्वांटम, ये सबसे पहले जो यूज़ किया था वो मैक्स प्लांक ने किया था, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है तो क्वांटम वर्ड वहाँ से आया, ठीक है। और क्वांटा जो है वो इसका प्लूरल है, ठीक है, उसका प्लूरल है भाई। मैंने कहा क्वांटम स्टेट जो है वो कंटेन्स ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन एंड वेव फंक्शन इज अ मैथमेटिकल वे टू रिप्रेजेंट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटम सिस्टम, या फिर आप लिख सकते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ क्वांटम सिस्टम, है ना। यानी कि जो वेव फंक्शन है वो एक तरीके से क्वांटम स्टेट को ही लिखने का एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है सर, समझ गए। अब सर ये एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो जितनी भी क्वांटम स्टेट होंगी उन स्टेट से एसोसिएटेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी की क्या बता रहे हैं? पोजीशन बता रहे हैं, हम किसी पार्टिकल की पोजीशन बता रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो आप क्या लिखते हो? जैसे मान लीजिए आई कैप +5, कोई इन जनरल अगर मैं लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? क्या आर वेक्टर ए एक्स आई कैप +a y j कैप
प्लस ए जेड के ऐसे लिख सकते हैं ना, यस। ये जो है ये क्या है, स्टेट वेक्टर है ना। यहाँ पे इनको अपन क्या कह देते हैं, स्टेट वेक्टर कह देते हैं, बेसिस स्टेट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, बेसिस स्टेट कह देते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में आप इनको बेसिस वेक्टर पढ़ते हो। इन सबको क्लासिकल मैकेनिक्स में जब पढ़ाया जाता है तो क्या पढ़ाया जाता है, बेसिस वेक्टर। अगर आपको याद आ रहा हो तो क्या पढ़ाया जाता है, बेसिस वेक्टर। यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में इनको बेसिस वेक्टर भी कह देते हैं या फिर बेसिस स्टेट्स भी कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो बेसिस स्टेट जो है, बेसिस जो वेक्टर है, इनके साथ एक नंबर दिख रहा है ना, ये नंबर, ये नंबर। इसी तरीके से क्वांटम स्टेट में भी हर स्टेट के साथ एक ऐसा ही नंबर होता है, और वो नंबर कैसा नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में ये नंबर कॉम्प्लेक्स नहीं आता, वहाँ पे सिर्फ रियल रहता है, लेकिन क्वांटम में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आता है। समझ में आ रही मेरी बात। तो जो बेसिस स्टेट है, बेसिस वेक्टर के साथ जो एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो नंबर ही क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, या फिर कह सकते हैं क्वांटम एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। तो ये हटा रहे हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं क्वांटम एम्पलीट्यूड इज a complex number associated with क्वांटम स्टेट। यानी कि हर एक क्वांटम स्टेट से एसोसिएटेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड या फिर क्वांटम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्वांटम स्टेट या फिर वेव फंक्शन या फिर जो हमारा क्वांटम एम्पलीट्यूड है, उसका खुद का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, इनका जब हम एब्सोल्यूट स्क्वायर करेंगे, जब क्वांटम एम्पलीट्यूड का एब्सोल्यूट स्क्वायर करेंगे, तो ये हमें प्रोबेबिलिटी को बताएगा। समझ में आ रही है। इसी तरीके से जब हम वेव फंक्शन का एब्सोल्यूट स्क्वायर करते हैं या खुद के साथ इनर प्रोडक्ट कराते हैं, कैसे भी आप जिस लैंग्वेज में कहना चाहो उसमें कह सकते हो, तो हमें क्या मिलती है, प्रोबेबिलिटी मिलती है। तो साई यानी कि वेव फंक्शन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको किससे डिनोट कर रहे हैं अपन, ग्रीक लेटर साई से, इसका खुद का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस आर इनटू है, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी को बताता है। आगे चलते हैं हम, क्या कहा हमने, तो ध्यान देना इसको, क्वांटम एम्पलीट्यूड को एक तरीके से और आप बता सकते हो। जैसे मान लो, जैसा कि मैंने कहा कि भाई मैं पोजीशन को कैसे लिख रहा था, आर वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई के कैप प्लस ए जेड के कैप। मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स सबकी पढ़ी हुई है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो सब कुछ इनसे रिलेट करके बता रहा हूँ। मैं मेरी तरफ से 100% एफर्ट डाल रहा हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से पल्ले पड़े हुई। क्वांटम मैकेनिक्स में जितना हो सकता है, जितना लोगों ने समझा है उतना तो समझे, बाकी पूरे तरीके से तो कोई समझ ही नहीं पाया अभी तक, है ना। तो अगर हमें देखो ये निकालना है, तो हम क्या करते हैं भाई, आर वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करा दूं आई कैप के साथ, तो मुझे एक्स मिल जाएगा ना, यस। तो ये जो एक्स है, ये बेसिस स्टेट यानी कि आई का कोफिशिएंट है। भाई यहाँ पे अपन कोफिशिएंट ही तो बोलते थे इनको, यहाँ पे अपन ने इसको एम्पलीट्यूड बोल दिया, क्वांटम एम्पलीट्यूड बोल दिया। तो ये जो कोफिशिएंट है, जो जनरली क्लासिकल में रियल होता है, ठीक है ना, तो ये कैसे निकालते हैं हम, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करके। ऐसे क्वांटम एम्पलीट्यूड में भी देखो, जो डॉट प्रोडक्ट है वो एक जनरलाइजेशन है, मतलब सिंप्लीफिकेशन है। एक्चुअल में इनर प्रोडक्ट वर्ड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट बिल्कुल उसी तरीके से सिग्निफिकेंस रखता है जिस तरीके से आपका डॉट प्रोडक्ट रख रहा है। समझ रहे, मतलब डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो एन इनर प्रोडक्ट, आसान भाषा में। तो इनर प्रोडक्ट क्या होता है, बेसिकली ओवरलैपिंग को बताता है, यानी इन दोनों की ओवरलैपिंग, आर और आई की ओवरलैपिंग को बता रहा है इनर प्रोडक्ट। और क्या क्या काम आता है डॉट प्रोडक्ट,
ये बताता है कि भाई दो वेक्टर हैं, उन दोनों के बीच एंगल कितना है। निकाल सकता है अपन, अरे डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकाल सकते हैं ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कोस थीटा होता है, तो आप थीटा निकाल सकते हो। आप ये निकाल सकते हो कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड रख रहा है, क्योंकि एंगल निकालने का मतलब यही तो है। ठीक है, ऑर्थो नॉर्मलिटी की कंडीशन को बता सकता है कि भाई दो अगर बेसिस स्टेट का इनर प्रोडक्ट 0 और s का मतलब वो क्या है, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट का यूज है वैसे यहाँ पे इनर प्रोडक्ट है। सिमिलरिटी है, एनालॉजी है, आप बस आसान भाषा में समझ के चलो। ठीक है, तो जिस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट से यहाँ पे क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट निकालते हैं कि x के अलोंग क्या कोफिशिएंट है, ऐसे ही इसके अंदर क्वांटम एम्पलीट्यूड को भी आप कैसे निकाल सकते हो, इनर प्रोडक्ट की मदद से निकाल सकते हो। ठीक है, इसीलिए इसको ओवरलैपिंग भी कहा जाता है, क्योंकि दो स्टेट का क्या कहा जाता है, ओवरलैपिंग। क्या कहा जाता है, ओवरलैपिंग। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एम्पलीट्यूड, इन अदर वर्ड्स एम्पलीट्यूड इज overlapping of quantum state with its basis state। ठीक है, को बताता है, ओवरलैपिंग को बताता है कौन, क्वांटम एम्पलीट्यूड। जनरली क्या है, आसान शब्दों में कि भाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर हर एक बेसिस स्टेट से एसोसिएटेड होगा वही आपका क्वांटम एम्पलीट्यूड है, या फिर सिंपल एम्पलीट्यूड भी कह सकते हो आप। फिर क्या कहा आगे, हम क्या कहेंगे, वेव फंक्शन does not have any physical significance but its absolute square determine the probability of particular outcome। ठीक है, इसी तरीके से जब हम क्वांटम एम्पलीट्यूड को पढ़ते हैं तो आप क्या लिख सकते हो, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इज प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बेसिस स्टेट। यानी कि जिस बेसिस स्टेट के एम्पलीट्यूड का आप एब्सोल्यूट स्क्वायर कर रहे हो वो किसको बताता है, उस बेसिस स्टेट की प्रोबेबिलिटी को बताता है कि उस बेसिस स्टेट में पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। समझ में आ रही मेरी बात, यस और नो, समझ रहे हो। तो आगे चलते हैं, आगे हम रिप्रेजेंटेशन से पहले किसकी बात करेंगे, हिल्बर्ट स्पेस की बात करेंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटम स्टेट। हिल्बर्ट स्पेस रिप्रेजेंटेशन हम कहाँ करके चलते हैं, हिल्बर्ट स्पेस के अंदर करके चलते हैं। सबसे पहला सवाल आपके पास यही आ जाना चाहिए कि भाई ये हिल्बर्ट स्पेस क्या है। दूसरा सवाल आना चाहिए कि भाई आखिर में हिल्बर्ट स्पेस ही क्यों यूज कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम या क्वांटम स्टेट को रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, तो पहले हम पहले सवाल की बात करते हैं कि हिल्बर्ट स्पेस क्या है।
तो आप एक सिंपल एग्जांपल इमेजिन कीजिए। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर इस दुनिया के जितने भी खिलौने, जितने भी टॉयज पॉसिबल हैं, वो सब उस बॉक्स के अंदर आ जाते हैं। आपने क्या किया? इमेजिन किया, आपने एक इमेजिन किया एक ऐसा मैजिकल बॉक्स, एक ऐसा मैजिकल बॉक्स जिसके अंदर ऑल टॉयज एग्जिस्ट। समझ लो डोरीमोन का जो थैला है वो आपके हाथ लग गया। समझ के? डोरीमोन वाला बैग आपके हाथ लग गया, उसमें जो हाथ डालोगे आप वो ही मिल जाए मान लो। तो एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर इस दुनिया के जितने भी खिलौने हैं सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा मैजिकल बॉक्स है आपके पास। तो अगर हर एक टॉय को, अगर ईच टॉय इज a way or is a different way of something, then this box is Hilbert space. क्या कहा मैंने? क्या कहा? आपके पास एक मैजिकल बॉक्स, इस दुनिया में जितने भी टॉय एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग फॉर्म के अलग अलग टॉयज हैं, जितने भी एग्जिस्ट करते हैं सब उस बॉक्स के अंदर आ जाए। और अगर अब हर एक टॉय को हम कोई एक चीज है किस तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं उससे एसोसिएट कर दें, वो जो मैजिकल बॉक्स है वो ही क्या बन जाएगा? हिल्बर्ट स्पेस। नहीं आया तो देखो समझो, कोई भी एक चीज कितने डिफरेंट वे में एग्जिस्ट कर सकती है। मान लीजिए कोई भी एक क्वांटम सिस्टम है, ये क्वांटम सिस्टम है, ये क्वांटम सिस्टम कितने डिफरेंट पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन रख सकता है, जितने भी रख सकता है, फाइनाइट रखे, इनफाइनाइट रखे, जितने भी ये कॉन्फ़िगरेशन रख सकता है, डिफरेंट वे ऑफ एग्जिस्टेंस इसके हैं, वो सब जिस स्पेस में आ जाएं उस स्पेस को हम क्या कहेंगे? हिल्बर्ट स्पेस कहेंगे। क्या कहेंगे? हिल्बर्ट स्पेस कहेंगे। तो इसका मतलब क्या डेफिनेशन बनी आपकी कि हिल्बर्ट स्पेस जो है आपका एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर इनर प्रोडक्ट, क्योंकि हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जिसके साथ इनर प्रोडक्ट भी है, और एक ऐसा स्पेस है जो किसी भी क्वांटम स्टेट की जितने भी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं सब के सब इसके अंदर आ जाएं। यानी कि किसी भी क्वांटम सिस्टम की जितनी भी पॉसिबल क्वांटम स्टेट हैं, सारी की सारी क्वांटम स्टेट अगर इसके अंदर आ जाएं, इसको हम बर्ट स्पेस। इस तरीके से इस दुनिया के सारे खिलौने इस बक्से में आ जाएं, कह रहे हैं मैजिकल बॉक्स, कह रहे हैं टॉयज का एक मैजिकल बॉक्स कह रहे हैं। इसी तरीके से एक ऐसा स्पेस जिसके अंदर किसी क्वांटम सिस्टम की जितनी भी क्वांटम स्टेट पॉसिबल है सबकी सब इसके अंदर आ जाएं, स्पेस क्या बन जाएगा? हिल्बर्ट स्पेस। समझ में आ रही मेरी बात? ये क्या बन जाएगा? हिल्बर्ट स्पेस बन जाएगा। तो ये समझाने के लिए जो मैंने बातें बताई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब लिखते हैं अपन अपना साइंटिफिक वे कि किस तरीके से हम अपन इसको लिखेंगे। हिल्बर्ट स्पेस
इज कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस विद इनर प्रोडक्ट। विद इनर प्रोडक्ट हिल्बर्ट स्पेस is a vast space oh sorry vast space which contains all possible quantum mechanical states of a system so it's full of endless possibilities। भाई एक सिस्टम क्वांटम मैकेनिकल जो सिस्टम है के पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं अलग अलग स्टेट में पाए जाने की, और उन सारी पॉसिबिलिटी को जो कंटेन कर ले, अपने अंदर समा ले, ऐसा वेस्ट स्पेस ही क्या है आपका हिल्बर्ट स्पेस है। और ध्यान देना हिल्बर्ट स्पेस आपका एक वेक्टर स्पेस है, पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी पे भी जाएंगे। हिल्बर्ट स्पेस इज ए कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस विद इनर प्रोडक्ट। सो हिल्बर्ट स्पेस is a vast space which contains all possible quantum mechanical state of a system, so it's full of endless probabilities। endless क्यों कहा? कि जब हम क्वांटम स्टेट्स की बात करते हैं, जब इसकी बेसिस स्टेट की बात करते हैं, इसके स्टेट वेक्टर्स की बात करते हैं, तो ये कुछ डिफरेंशिएशन शो करते हैं हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिस वेक्टर से। वो अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस का क्या मतलब है? वेक्टर स्पेस इज स्पेस वेयर वेक्टर्स कैन ऐड सब्सट्रैक्टेड ऐड सब्सट्रैक्ट और स्केल्स किया जाता है, मल्टीप्लाई करके बड़ा छोटा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो वेक्टर स्पेस क्या है भाई? ऐसा स्पेस जहाँ पे वेक्टर्स को आप एडिशन कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, या उनकी स्केलिंग कर सकते हो, वो हमारा वेक्टर स्पेस हो गया। इनर प्रोडक्ट क्या है? इनर प्रोडक्ट इज overlapping of two quantum states। क्या है? ओवरलैपिंग है ऑफ टू क्वांटम स्टेट्स का। अगर इसको समझाने के लिए, जैसे कि मैंने एनालॉजी आपको बताई थी, तो एनालॉजी लिखते हैं, एनालॉजी ऑफ इनर प्रोडक्ट समथिंग लाइक डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट तो पढ़ा है ना? डॉट प्रोडक्ट इन क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो आपकी एनालॉजी है डॉट प्रोडक्ट की, क्या बताता है? ये लेंथ को बता सकता है। ये जो आपका जो स्टेट वेक्टर है, लेंथ बताने में काम आ जाता है। कैसे? अरे दो का क्या किया, डॉट प्रोडक्ट तो आता है बी कॉस थीटा, तो आप इससे लेंथ निकाल सकते हो, उन दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हो। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो आपको पता चल जाता है कि दोनों क्या है, ऑर्थोगोनल हैं दोनों बेसिस स्टेट्स। सेम एनालॉजी यहाँ पे किसके साथ आती है? इनर प्रोडक्ट के साथ आती है, ओवरलैपिंग को बताता है।
ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो हटाओ। अब सवाल आता है दूसरा, हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया कि भाई ये कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया। इनर प्रोडक्ट को फॉलो करता है, इनर प्रोडक्ट क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया। अब आता है कि वाई हिल्बर्ट स्पेस, कि हिल्बर्ट स्पेस ही आप क्यों ले रहे हो, ऐसा इसमें क्या खास है, ऐसा इसमें क्या खास है कि आप हिल्बर्ट स्पेस की बात कर रहे हो। तो हिल्बर्ट स्पेस की कुछ प्रॉपर्टी हैं which make Hilbert space a natural fit for the quantum state representation। इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से ये फिट बैठता है किसके लिए, क्वांटम स्टेट रिप्रेजेंटेशन के लिए। हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। सबसे पहला आता है लीनियरिटी। तो जो हमारे क्वांटम सिस्टम होते हैं वो नेचुरली क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं। और क्योंकि हिल्बर्ट स्पेस भी जो है वो कैसा है, लीनियर वेक्टर स्पेस है, इस वजह से एक नेचुरल फिट है। क्या है, एक नेचुरल फिट है। पहला हमने क्या लिखा, क्वांटम सिस्टम्स आर लीनियर, तो हिल्बर्ट स्पेस is natural fit for representation of quantum states, representation of quantum states। ठीक है, बोलो चलो ठीक है मान गया, पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन आ जाता है सुपरपोजिशन। दूसरा रीजन क्या आ जाता है, सुपरपोजिशन। अब आपको पता है जब भी हम क्वांटम स्टेट लिखते हैं, हम किसी भी क्वांटम स्टेट को इसी स्टेट के लीनियर कॉम्बिनेशन की, समझ में नहीं आया हो तो वापस से आ जाओ कहाँ पे, क्लासिकल मैकेनिक्स में। अगर क्लासिकल मैकेनिक्स में 3 डायमेंशनल स्पेस है तो उसके अंदर आई कैप होगा, जे कैप होगा, के कैप होगा। अब एक पार्टिकल इस पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी हो, हम उसकी पोजीशन सिर्फ इन 3 बेसिस वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। मान लीजिए वो यहाँ हो सकता है, या फिर माइनस आई कैप प्लस 3/2 जे कैप प्लस √2 के कैप। मतलब इस पूरे यूनिवर्स में वो कहीं पर भी हो, हम जो बेसिस वेक्टर्स जो हैं इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में उसकी साथ कहीं की भी पोजीशन को बता सकते हैं। यस, इन द सिमिलर सेंस सुपरपोजिशन बिल्कुल वही है कि जो आपका एक सेट है, एक सेट है किसका, बेसिस स्टेट का या फिर बेसिस वेक्टर, क्लासिकल मैकेनिक्स में बेसिस वेक्टर कहते हो। तो जो बेसिस स्टेट का जो सेट है, उस सेट से लीनियर कॉम्बिनेशन से हम क्वांटम सिस्टम की किसी भी स्टेट को लिख सकते हैं। मतलब वो स्पेस के अंदर, हिल्बर्ट स्पेस के अंदर कहीं पर भी हो, हम बेसिस स्टेट के लीनियर कॉम्बिनेशन से उसके स्टेट को लिख सकते हैं। और क्योंकि क्योंकि हिल्बर्ट स्पेस लीनियर कॉम्बिनेशन को अलाउ करता है, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने को अलाउ करता है, इसीलिए ये वापस से क्या हो जाता है, एक फिट हो जाता है क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को रिप्रेजेंटेशन के। समझ में आई मेरी बात? सुपरपोजिशन क्या है, तो क्या है, क्वांटम सिस्टम कैन एग्जिस्ट इन multiple states, multiple states simultaneously,
simultaneously, and Hilbert space allow linear combination of basis state so Hilbert space becomes fit for representation of quantum states of quantum system या क्वांटम पार्टिकल। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, लीनियर कॉम्बिनेशन को अलाउ करता है। इस वजह से हम जो क्वांटम पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टी है सुपरपोजिशन, तो क्या कर सकते हैं, इजीली बता सकते हैं। ठीक है, यूज करके इसको लिख सकते हैं। इसी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं भैया, हिल्बर्ट स्पेस को एक नेचुरल फिट बता रहे हैं। किसके लिए, हमारे क्वांटम सिस्टम। ठीक है, उसके बाद कंप्लीटनेस क्या जाता है, कंप्लीटनेस। अब क्योंकि हिल्बर्ट स्पेस को हमने कैसे समझाया था कि ऐसा मैजिकल बॉक्स जिसके अंदर जितने भी पॉसिबल खिलौने हैं, टॉयज हो, सब आ सकते हैं। इसी तरीके से हिल्बर्ट स्पेस क्या है, एक ऐसा स्पेस जिसके अंदर किसी भी क्वांटम पार्टिकल की, क्वांटम सिस्टम की जितनी भी पॉसिबल स्टेट है सबकी सब आ सकती हैं। जितनी भी पॉसिबल स्टेट है सबकी सब आ सकती हैं। इसीलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, एंडलेस प्रोबेबिलिटी का एक स्पेस कह रहे हैं। ठीक है, कि इट्स अ फुल ऑफ एंडलेस प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब जितनी भी स्टेट पॉसिबल है वो सब इसके अंदर आ सकती हैं। यही क्या कहलाता है, कंप्लीटनेस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कंप्लीटनेस कहलाता है। कंप्लीटनेस रेफर्स दैट all possible quantum states exist in Hilbert space। Hilbert space। अब जितने भी स्टेट पॉसिबल, अगर उन सबको आप लिख सकते हो तो वापस से ठीक है यार, फिट होगा ना काम। अरे भैया आपको कोई क्वांटम सिस्टम है, उसके स्टेट्स को लिखना है, और हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जितने भी पॉसिबल स्टेट है सारे के सारे आ जाएंगी, और सारे के सारे स्टेट को आने को हम क्या कह रहे हैं, कंप्लीटनेस कह रहे हैं। तो क्या वो सिस्टम हमारे लिए फिट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। भाई जितनी स्टेट की जरूरत पड़ेगी वो सारी स्टेट किस में है, हिल्बर्ट स्पेस के अंदर है। जितने खिलौनों की जरूरत पड़ेगी वो सारे खिलौने एक ही बक्से में हैं। समझ रहे हो, यानी कि जितने भी स्टेट की जरूरत पड़ रही हो सारे के सारे हिल्बर्ट स्पेस के अंदर है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीटनेस कहते हैं। और इस तरीके से तीन आप कह सकते हो प्रॉपर्टी कह सकते हो हिल्बर्ट स्पेस के लिए, तो इसे क्या बना देती हैं, फिट बना देती हैं क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, उनके डिस्क्रिप्शंस को लिख। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अच्छा, अब जो बच्चे साथ के साथ नोट्स बनाना चाहते हैं वो भाई बना लिया करो। अब लाइव क्लास में अगर आप कभी मुझे लाइव रहेंगे सर, रुक जाइए, रुक जाया करूँगा। ठीक है, बाकी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आज कुछ ज़्यादा पढ़ाया तो है। फिर आप बाद में जो है ना तो पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हो। अभी मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। पर क्वांटम स्टेट और एम्पलीट्यूड आया है, और नीचे फिर हिल्बर्ट स्पेस है। क्वांटम स्टेट बिल्कुल वही है जो मैंने कल के लेक्चर में बताया था। ठीक है, क्वांटम एम्पलीट्यूड क्या है, फ्लक्स नंबर एसोसिएटेड विद क्वांटम स्टेट। इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर किसको बता देता है, प्रोबेबिलिटी को बता देता है। ठीक है, उसके बाद हम किस पे आ गए थे, हिल्बर्ट स्पेस पे आ गए थे कि हिल्बर्ट स्पेस क्या है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है।
ठीक है, जिसके अंदर क्या है, इनर प्रोडक्ट है। अब वेक्टर स्पेस क्या होता है, इनर प्रोडक्ट क्या होता है, वो सब मैंने नीचे अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं, जो उसे नेचुरल फिट बनाती हैं क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, वो सब भी मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन चलते हैं, इसी में आगे चलते हैं, इसी में आगे चलते हैं रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि अब अपन ने हिल्बर्ट स्पेस पढ़ लिया, तब रिप्रेजेंटेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक जनरल वेव फंक्शन तो ठीक है, मैथमेटिकली अपन लिख लेते हैं। वेव मैकेनिक्स जब पढ़ेंगे अपन, जब श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जब अपन पढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे, भाई आप ये कह रहे हो एक्स नंबर एसोसिएटेड है, क्लासिकल मैकेनिक्स में रियल नंबर होते थे, यहाँ पे ये कहाँ से आ रहा है? ध्यान देना, बाई चॉइस नहीं आया, हमने चॉइस नहीं किया, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ही आए। एक्चुअल में जब श्रोडिंजर इक्वेशंस को आप देखोगे, ऑटोमेटिकली वो इक्वेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। दिस इज द रीजन कि यहाँ पे जो एसोसिएटेड नंबर आ रहा है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। लेकिन ध्यान देना, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जितने ऑब्जर्वेबल्स के जो मेजरमेंट होंगे वो रियल ही होंगे, समझ रहे हो? क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब आप उसका एब्सोल्यूट स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिलता है, एक रियल नंबर ही मिलता है। ध्यान देना, एसोसिएटेड नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स है, जिसे हम एम्पलीट्यूड कह रहे हैं, लेकिन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप एब्सोल्यूट स्क्वायर करोगे क्या मिलता है, कि रियल नंबर मिलता है। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जितने भी मेजरमेंट जो निकल के आएंगे ऑब्जर्वेबल्स के, वो रियल ही होंगे, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, ये बात ध्यान देना, ठीक है ना? हाँ, बाकी जो इक्वेशन वगैरह चलती रहती हैं वो सब कैसी होती हैं, कॉम्प्लेक्स भी होती हैं। इसी वजह से वेव फंक्शन भी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इसी वजह से जो का जो कोफिशिएंट है जिसको अपन एम्पलीट्यूड करें, वो भी क्या आ जाता है, कॉम्प्लेक्स। लेकिन उनका एब्सोल्यूट स्क्वायर क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं नोटेशंस। दिस इज ए कैट स्टेट, ठीक है, और ये क्या होता है, एक कॉलम वेक्टर होता है। क्या होता है, एक कॉलम वेक्टर होता है भाई, क्या होता है, ये एक कॉलम वेक्टर होता है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ी होगी, 12th क्लास में आ जाते हैं, एक सिंगल कॉलम जिसके अंदर हो वो कॉलम मैट्रिक्स होती है, कॉलम वेक्टर होता है। ठीक है, और ये जो है, ये है इसकी ब्रेस स्टेट। दिस इज नथिंग बट रो वेक्टर, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक सिंगल रो होती है, बस एक ही रो होती है, उसको रो वेक्टर कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है, उसको कॉलम वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो एक कॉलम वेक्टर होता है, स्टैटिस्टिक। ये दो क्या है, बेसिक डिराक नोटेशन, डिराक नोटेशन। डिराक नोटेशन। अब मान लीजिए मैं एक बेसिस जनरली क्या लिख देता हूँ, आई लिख देता हूँ, तरीके से अपन लिखते हैं। ठीक है, आई हेडलाइन। क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ? ठीक है, अरे समेशन लगा दिया, आई यहाँ पे क्या है, रिपीट हो रहा है, इसका मतलब आई का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। अब मान लीजिए अगर 3 डायमेंशनल है, आई जे के 3 आ गया। अब जरूरी नहीं है 3 हो, 4 भी, इनफिनिट भी हो सकता है। तो इसका भी डिफरेंशिएशन है नॉर्मल वेक्टरों से। ये क्या हो गया, एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्या हो गया, एक। अच्छा, अब क्या ही क्वांटम आ गया क्या, कंप्लीट? हमें तो क्या चाहिए, ए आई चाहिए। ए आई मैं कैसे निकालूंगा, प्रोडक्ट निकालूंगा, ओवरलैपिंग कराऊंगा, कैसे निकाल सकता हूँ? अगर ए आई मुझे चाहिए, ए आई कैसे निकलेगा, बता दो किसके साथ, ए के साथ। अब ध्यान देना, जब आप अलग अलग बुक्स में पढ़ते हो तो इसको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक जिसके अंदर मैंने बीच में लगा दी, एक लाइन बना दी है, और कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों क्या है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होता है,
इनर प्रोडक्ट क्या होता है? ए एक्स निकालने के लिए आप क्या करते थे? आई कैप से डॉट प्रोडक्ट कराते थे। Sorry, जैसे देखो आप एक्स अगर निकालते थे, अगर आपको एक्स निकालना था तो वहाँ पे क्या करते थे? वेक्टर डॉट आई कैप। हाँ, ये किया है मैंने, सही निकाल आई के साथ जो रिप्लाई हो गया। आप स्टेट पढ़ा जाता है तो इसको राइट टू लेफ्ट पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है राइट टू लेफ्ट पढ़ा जाएगा। ओवरलैपिंग ऑफ इट गोइंग फ्रॉम ए एट आई क्या पढ़ा पढ़ा जाएगा? क्या पढ़ा जाएगा? ओवरलैपिंग या फिर इनर प्रोडक्ट के ओवरलैपिंग आई ए टू स्टेट आई टू लेफ्ट पढ़ा जाता है। ए से आई की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब आप, मैं ये कहूँ, स्क्वायर कर दूं भाई, क्या पढ़ोगे? ए से क्योंकि स्क्वायर हो गया तो क्या बन गई? ये प्रोबेबिलिटी बन, क्या बन गई? प्रोबेबिलिटी बन। क्या पढ़ोगे? ये क्या है? स्टेट ए से स्टेट आई में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आई में आने की, मान लीजिए डाल रहे हैं तो हेड और हेड को आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? उठे आ गया। आपको कभी स्टेट आप कॉम्प्लेक्स कौन आओगे? 80 नंबर तो क्या एक स्केलर है, नंबर ही तो है ये। ओवरलैपिंग क्या है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्केलर है, ध्यान देना। ये क्या है? एक स्ट्रिंग, क्या है? एक आप इसको क्या बनाते हैं?
रिवर्स हो जाएगा, A2i जो है वो I2a बन जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये भी जो है किया जा सकता है, बात जाएगा, यही बन जाएगा। सर क्वांटिटी आगे लिखो, देख सकते हो, ठीक है? आगे मेरी बात ये हो गया हमारा कैट स्टेट। और इसका मतलब आप यहाँ से एक प्रॉपर्टी चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, जो A2i जाने के लिए जो मैपिंग है, जो है फ्लक्स कॉन्जुगेट के बराबर है किसके, I2a जाने के लिए। A से I जाने के लिए जो ओवरलैपिंग है वो I से A जाने के लिए ओवरलैपिंग आएगी, उस फ्लक्स कॉन्जुगेट के बराबर होती है। यानी कि समझ रहे हो, ये जो वैल्यू है ये AI के बराबर होगी। देखो उल्टा लिख दिया ना मैंने, ठीक है? अच्छा, और ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन मैंने लिखी थी, इसको कंप्लीटनेस भी बोलते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कंप्लीटनेस भी बोलते हैं। कि आपने जितने भी पॉसिबल स्टेट्स थी सबको लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख दिया, तो ये हो गई भाई रिप्रेजेंटेशन की बात। अच्छा, कुछ जो मैंने कहा था कि भाई कुछ प्रॉपर्टी होती हैं बेसिस स्टेट की क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, जो कि डिफरेंट हैं हमारे नॉर्मल जो वेक्टर स्पेस हैं उसके अंदर जो बेसिस वेक्टर होते हैं उनसे, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। बेसिस स्टेट वेक्टर्स quantum mechanics have some differentiation from classical या classical mechanics basis vectors। तो डिफरेंशिएशन क्या है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला, जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स में जब हम बात करते हैं तो जो बेसिस वेक्टर होते हैं उनकी संख्या फाइनाइट होती है। 2D है तो 2 है, 3D है तो 3 है, 4 डायमेंशनल है तो 4 है, तो वहाँ पे फाइनाइट होती है। यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर फाइनाइट हो भी सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। समझ रहे हो? पहला क्या लिखा, नंबर ऑफ बेसिस स्टेट इन क्वांटम मैकेनिक्स में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। यानी कि फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है, ठीक है? जबकि वहां पे ऐसा नहीं है। नंबर 2, तो कोफिशिएंट जो होता है यहाँ पे वो रियल होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। एम्पलीट्यूड इन क्वांटम मैकेनिक्स बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वहाँ पे रियल होता है। तीसरा लिखें तो, जब हम क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की बात करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो जो यहाँ पे बेसिस स्टेट वेक्टर्स होते हैं वो डिस्क्रीट भी हो सकते हैं और कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं। क्या कहा मैंने, इन क्वांटम मैकेनिक्स बेसिस स्टेट्स कैन बी डिस्क्रीट
और कॉन्टिन्यूस। यानी कि डिस्क्रीट भी हो सकते हैं और कंटिन्यूस भी हो सकते हैं बेसिस स्टेट। ये कुछ प्रॉपर्टी आ गई। अच्छा, अब समझने की कोशिश करते हैं कि सर ये फाइनाइट तो कहाँ पे है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि कॉइन को मैंने टॉस किया, ठीक है, अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया, उसके दो ही स्टेट पॉसिबल है, तो हेड या टेल में नंबर ऑफ बेसिस स्टेट कितने हैं? दो, यानी कि फाइनाइट है। यस सर। लेकिन अगर मैं एक पार्टिकल की बात करूं या फिर मैं एक हाइड्रोजन एटम की ही बात कर लूं, हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को अगर मुझे बताना है तो उसकी पोजीशन इनफाइनाइट पोजीशन हो सकती है, वो कहीं पर भी हो सकता है। तो इसका मतलब जब आप पोजीशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करोगे तो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के अंदर जो बेसिस स्टेट होंगी उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। समझ गए? एग्जाम्पल समझ गए? अगर मैंने कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो अगर मैं स्पिन बेसिस स्टेट्स की बात कर रहा हूँ तो वो फाइनाइट है, लेकिन अगर मैं पोजीशन बेसिस स्टेट्स की बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन एटम के लिए तो वो क्या है? इनफाइनाइट है। ऐसे डिस्क्रीट की अगर बात करोगे आप, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर तो समझ ही गए। अगर बेसिस स्टेट की बात करोगे भाई डिस्क्रीट कहाँ होती है, वापस स्पिन पे आ जाओ। एक पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप होगी या डाउन होगी, तो यहाँ पे दो ही बेसिस स्टेट है, क्या इनके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। समझ गए? और दोनों क्या है? डिस्क्रीट स्टेट है। कंटिन्यूटी है क्या? नहीं। ऐसे ही जब एनर्जी लेवल की बात करोगे आप, हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या किसी भी एनर्जी लेवल पे रह सकता है क्या? नहीं, किसी भी एनर्जी लेवल पे नहीं रहता। एक पर्टिकुलर एनर्जी डिफाइन की जाती है कि हाँ भाई इस ऑर्बिट में रह सकता है तो इसकी कितनी एनर्जी होगी, इसके बाद नेक्स्ट इसमें जाएगा। समझ रहे हो? हाइड्रोजन एटम के लिए क्या लिखते हो आप? -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लिखते हो ना? अरे हाइड्रोजन एटम के लिए ये तो लिखते हो -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट अगर ऑर्बिट में है तो आप n = 1 रखते हो, सेकंड में जाता है तो n = 2 रख देते हो। तो जो बीच की एनर्जी हो क्या आई? क्या नहीं आई? यहाँ पे एनर्जी भी क्या है? अगर एनर्जी बेसिस स्टेट की बात करेंगे तो वो भी क्या है? डिस्क्रीट है। लेकिन वापस से अगर हाइड्रोजन एटम के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की बात करूँ या उसकी मोमेंटम की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस बेसिस स्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस बेसिस स्टेट हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल स्पिन स्टेट्स या स्पिन बेसिस स्टेट्स for an electron are finite and discrete, discrete भी है ना, in nature। लेकिन जब आप एनर्जी स्टेट की बात करोगे तो एनर्जी स्टेट फाइनाइट तो नहीं है कि बाहर ऑर्बिट जाते जाएंगे बाहर बहुत ज़्यादा, लेकिन डिस्क्रीट है ना? डिस्क्रीट है। ये पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल, एनर्जी बेसिस स्टेट्स of electron in hydrogen atom are discrete। वो भी क्या है? डिस्क्रीट हैं। लेकिन जैसे ही मैं किसकी बात करता हूं, पोजीशन की बात करता हूं या मोमेंटम की बात करता हूं, बट पोजीशन बेसिस स्टेट of electron in hydrogen atom are continuous। समझ में आ रही है मेरी बात? तो क्या कहा हमने कि भाई अगर हम एक अच्छा कॉइन उछाल रहे हैं तो दो स्टेट पॉसिबल है, हेड या टेल। तो वहां पे जो बेसिस स्टेट है वो फाइनाइट हो गई, ठीक है, और डिस्क्रीट भी हो गई, दो ही पॉसिबल है, कंटिन्यूटी नहीं है। एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो वापस से -13.6 अपॉन एन स्क्वायर लिखते हैं। तो पहले एनर्जी लेवल और दूसरे एनर्जी लेवल के बीच की जो एनर्जी वो पूरी तरीके से क्या हो गई? गायब हो गई, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब कंटिन्यूटी तो नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप हाई एनर्जी पे जाओगे तो गैप है वो कम होता चला जाता है ना? क्योंकि जैसे अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल और सेकंड एनर्जी लेवल के बीच इतना गैप है तो सेकंड और थर्ड के बाद इससे कम होगा, थर्ड और फोर्थ में इससे भी कम होगा। तो हालांकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो गैप कम होता चला जाता है, लेकिन इनिशियल लेवल पर अगर आप कहोगे तो यहाँ पे क्या एनर्जी बेस स्टेट डिस्क्रीट है। लेकिन पोजीशन
तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सेकेंड लेक्चर में मैंने दो चीज़ें समझाई थी आपको कि एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है ये कैसे पता लगाना है, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैसे निकालना है। तो जो प्रॉपर्टी लिखवाई थी वो आपको याद होनी चाहिए। ये कह रहा है कि फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन फॉर द रेंज। रेंज आपको मेंशन की हुई है, रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इस बात का ध्यान देना। एक वेव फंक्शन एक रेंज के अंदर एक्सेप्टेबल हो सकता है और दूसरी रेंज के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि एक वेव फंक्शन हमेशा के लिए ही किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा या हमेशा एक्सेप्टेबल होगा, डिपेंड करता है रेंज पर भी, ध्यान देना, ठीक है। तो अगर मैं पहला देखूं, ए वाला अगर मैं सोल्व करने की कोशिश करूं, ए है y इक्वल टू ए टेन एक्स, रेंज x की आपको दी हुई है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब आपको पता है एट x इक्वल टू पाई बाई टू, टेन पाई बाई टू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। और कंडीशन क्या थी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वेव फंक्शन के एक्सेप्टेबल होने की, कि वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ये ना कंडीशन। तो क्या ये फाइनाइट है कि इस रेंज में? नहीं है, इसका मतलब नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियर है मेरी बात? चलो बी देखते हैं, y इक्वल टू बी कोट एक्स, कोट एक्स कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो, कोट जीरो कितना हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो वापस से क्योंकि ये फाइनाइट नहीं है तो ये क्या हो गया, नॉट एक्सेप्टेबल। चलो सी देखो, y इक्वल टू वाई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस डी अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर मैं देखूं कि भाई x इक्वल टू अगर मैं इनफाइनाइट रखता हूं, क्या रखता हूं, इनफाइनाइट रखता हूं, तो किस तरीके से ये बिहेवियर शो करेगा। ध्यान देना, इसने ये और बात कही हुई कि जो d है वो लेस देन जीरो है, मतलब d क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं x इक्वल टू क्या रखता हूँ, जीरो रखता हूँ, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या चला जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा। यस सर। और d क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब माइनस डी अपॉन एक्स स्क्वायर टेंस टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। यस सर। इसका मतलब x इक्वल टू जीरो पर जो हमारा ये फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा। समझो, x अगर मैं जीरो रखा तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर इनफाइनाइट होता है, d यहाँ पे लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो का मतलब ये नेगेटिव नंबर है, तो माइनस डी क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर इनफाइनाइट है और माइनस डी क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर में से मल्टीप्लाई कर दोगे इनफाइनाइट को तो भी पॉजिटिव इनफाइनाइट ही तो रहेगा। अरे माइनस डी एक पॉजिटिव नंबर, मान लो 4 है, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर ऑलरेडी इनफाइनाइट है, तो ये तो इनफाइनाइट ही तो आएगा। यस। तो वाई क्या, अगर अच्छा अब ये माइनस डी अपॉन एक्स स्क्वायर अगर इनफाइनाइट है, अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट है, एक्सपोनेंशियल इनफाइनाइट भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसका मतलब वाई भी क्या हो गया आपका, इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल इनफाइनाइट भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो वाई भी इनफाइनाइट हो गया। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर जो आपका फंक्शन है वो तो इनफाइनाइट हो रहा है, फाइनाइट नहीं है ना, नहीं है, तो ये भी क्या है, नॉट एक्सेप्टेबल। ये भी क्या हो गया, नॉट एक्सेप्टेबल। लास्ट बच गया y इक्वल टू ई एक्स, अच्छा एक्सपोनेंशियल छूट गया यहाँ पे ना, एक्सपोनेंशियल माइनस एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। लास्ट ऑप्शन अपना ये है। इसके अंदर देखो, जब भी आप करो बनाओ तो दो की डिपेंडेंसी, एक एक्स की डिपेंडेंसी और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिपेंडेंसी है। लेकिन इसमें देखो ध्यान दो, इसने क्या कहा है कि ई और एफ दोनों ही क्या है, जीरो से बड़े हैं कि पॉजिटिव नंबर है, मतलब यहाँ वाली कंडीशन नहीं बनानी पड़ेगी हमें। तो देखो y इक्वल टू ई और f दोनों ही पॉजिटिव है, तो टेंशन लेने वाली बात हमें है नहीं इस बार। तो इसका जो अगर आप करो बनाने की कोशिश करोगे तो आपको पता है कि x की जो छोटी वैल्यूज हैं
उनके लिए बेसिकली x की लीनियरिटी को ये फॉलो करेगा, और जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। तो शुरुआत में x के साथ ये क्या होगा, बढ़ेगा, x पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो x ये भी नेगेटिव होगा। लेकिन अब x की स्क्वायर है, ध्यान दो x क्या है, स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का क्या मतलब है कि x है आप इनफाइनाइट रखो, माइनस में रखो, प्लस में रखो, वो वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो जो माइनस एफ एक्स स्क्वायर है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यस और नो। अरे एफ तो पॉजिटिव नंबर है, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखो, नेगेटिव पॉजिटिव, स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो माइनस एफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट भी रखता हूँ तो आप सोचोगे सर ये तो एक्स इसको इनफाइनाइट पे ले जाएगा, नहीं ले जा पाएगा। क्यों नहीं ले जा पाएगा, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी एक्सपोनेंशियल आपका क्या हो जाएगा, डोमिनेट करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा, डोमिनेट करने लग जाएगा। और एक्सपोनेंशियल जब एक्स की वैल्यू आप इनफाइनाइट रखोगे तो माइनस इनफाइनाइट होगा, और एक्सपोनेंशियल माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी ये वाली टर्म डोमिनेंट हो जाएगी, और ये फंक्शन को कहाँ लेके जाएंगे, जीरो की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि ये कहाँ लेके जाएंगे, जीरो की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, कहाँ लेके जाएंगे, जीरो की तरफ लेके जाएंगे। कुछ इस तरीके का फंक्शन आपका यहाँ पे बनेगा। अब ये फंक्शन इनफाइनाइट पे वैनिश कर रहा है, यस। कंटिन्यूअस है, यस। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के देख लो, कंटिन्यूअस आएगा, यस। सारी की सारी प्रॉपर्टी एक्सेप्टेबल है, कंडीशन जो होती है एक्सेप्टेबल की सबको फॉलो कर रहा है, यस। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये कैसा हो गया, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन हो गया। कैसा हो गया, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन हो गया। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। चलो अब एक ही नॉर्मलाइजेशन का केस और सोल्व कर लेते हैं अपन। अच्छा, अगर आपको एक क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो हम बहुत जल्दी CSIR नेट, IIT JEM, गेट, जिस्ट के लिए जो सीरीज लेकर आएंगे, जो कोर्स लेकर आएंगे, वहाँ पर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा कराते हैं। क्यों कराते हैं, ताकि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए बच्चे की। ध्यान देना, क्योंकि वहाँ पे हमें थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा नहीं बताना पड़ता, डायरेक्ट लिखते हैं स्टेट कैसे लिखना है भाई, ये लो, है ना। तो हमें उसके पीछे की बैकग्राउंड बताना नहीं होता, क्योंकि बच्चा MSc करके आया तभी तो नेट की प्रिपरेशन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें एकेडमिक पे ज़्यादा फोकस करना होता है, तो मैथमेटिक्स हम करना सिखाते हैं लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करवा पाते, क्योंकि थ्योरी भी बढ़ानी है ना। तो यहाँ पे जैसे अगर एक क्वेश्चन करा रहे हैं तो वहाँ पे 5, 6, 10 क्वेश्चन कराते हैं, तो वो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये फंक्शन दे दिया और कह रहा है कि भाई आप नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालो। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालने का सीधा सा तरीका क्या है कि भाई आप साइन टू साई स्टार dx को किसके बराबर रख दो, 1 के बराबर रख दो। भाई साई इंटू साई स्टार dx प्रोबेबिलिटी को बताता है। अगर आप पूरे होल स्पेस की बात करोगे, ऑल स्पेस की बात करोगे, ऑल स्पेस की, तो ये प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। यही तो कंडीशन नॉर्मलाइजेशन की है, यस सर। तो यहाँ पे हमारे पास साई है n एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस आयोटा k नॉट x। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखोगे तो ये हो गया हमारे पास n। अब n भी हो सकता है कुछ नंबर हो, तो n स्टार लिख देते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखने का तरीका क्या होता है, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस आयोटा की जगह माइनस आयोटा k नॉट x और dx इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। लिमिट क्या रहेगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब बताओ इसके आगे कोई फिजिक्स बची है क्या, नहीं बची यार। इसके आगे सिर्फ मैथमेटिक्स है। इंटीग्रेशन सोल्व करना आता है तो आंसर निकाल लोगे, नहीं आता तो भाई नहीं कर पाओगे, सीधी सट्ट बात है आसान भाषा में। अब n इंटू एन स्टार तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, मॉड ऑफ n का स्क्वायर। अगर बेस सेम होता है तो पावर्स को अपन ऐड कर देते हैं, बेस दोनों का क्या है, एक्सपोनेंशियल है, तो पावर को ऐड करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। और प्लस आयोटा k नॉट x और माइनस आयोटा k नॉट x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 0 का 0 लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है। मैंने क्या कहा भैया, अगर बेस सेम है, दोनों का बेस e है, तो पावर ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मिलके ये भी हाफ वैल्यू है, ये भी हाफ वैल्यू है, कंप्लीट वैल्यू बन गई। ये वैल्यू और ये वैल्यू जुड़ के 0 हो गई। इसीलिए जब मैंने याद हो तो आपको बताया था कि जब भी आप एब्सोल्यूट स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा रियल आएगा, वो हमेशा रियल आएगा। क्यों,
मोड ऑफ एन स्क्वायर रियल बन गया, यस। यहाँ पे जो इमेजिनरी टर्म थी वो भी क्या हो गई है, कैंसल आउट हो गई है ना, क्योंकि जब भी आप उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली एक में आयोटा रहेगा और दूसरे में माइनस आयोटा, तो वो डेफिनेटली क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन जिन बच्चों को सोल्व करना आता है वो आगे का आंसर निकाल लेगा, जिनको नहीं आता वो नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके की जब सिचुएशन बनती है तो इसको गामा फंक्शन से आप सोल्व कर सकते हो। तो एक फॉर्मूला है गामा इंटीग्रेशन का जो आपने बीएससी के थर्ड ईयर में भी यूज किया होगा, है ना। अगर नहीं भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिखवा देता हूँ। तो गामा फंक्शन ये कहता है कि मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आपके पास कोई लिमिट है, ठीक है। तो पहली चीज तो अगर ये इवन फंक्शन है, इवन का मतलब x की जगह माइनस एक्स रखो सेम आ जाए, तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ दैट फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो माइनस की जगह मैं क्या करता हूँ, इसकी लिमिट 0 ले लेता हूँ ना। जब 0 से लेके लिमिट क्या है, प्लस इन्फिनिटी है, और x एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा x हो, है ना, x की पावर m माइनस अल्फा x की पावर n dx। जब इस तरीके का कोई इंटीग्रेशन हो, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/n गामा m प्लस 1/n अपॉन अल्फा m प्लस 1/n। ये फॉर्मूला है भाई, ये क्या है, फॉर्मूला है। तो यहां से आप इसको क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, और जब कंपेयर करवा दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग ट्राई करके देख लो। ये फॉर्मूला लगाना है, x की पावर m, यहाँ पे m और n क्या है, नंबर्स हैं जो यहाँ पे आप कंपेयर कराओगे। तो देखो यहाँ पे x है ही नहीं, तो x की पावर मैं 0 लिख सकता हूँ ना, यस। तो m की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 0 आ गई, और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 2 आ गई, और अल्फा की जगह क्या है, 1/a² है। तो बस अब आपको रिप्लेस करना है और सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको ये सोल्व नहीं करना आता तो ये भी गामा जो n है वो बराबर होता है फैक्टोरियल n-1 के। फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1, है ना। तो गामा n फैक्टोरियल n-1 के बराबर होता है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो n फैक्टोरियल, यानी कि ये क्या है, n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल लिखने का एक तरीका ये भी है, n फैक्टोरियल को आप n गामा n भी लिख सकते हो, है ना। दोनों फॉर्मूले ये भी लिख लो, ये भी लिख लो। इसके अलावा आप क्या लिख लो, गामा जो 1/2 जो होता है वो √π के बराबर होता है। अच्छा, हालांकि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से इन इंटीग्रेशन को जनरली भी सोल्व किया जा सकता है, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसीलिए गामा फंक्शन का इंटीग्रल यूज कर लिया जाता है। तो गामा 1/2 बेसिकली क्या होता है, √π होता है। क्या होता है, √π। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को यहाँ पे कंपेयर करके और सॉल्व कर लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पे रखोगे तो n² की बराबर कोई वैल्यू आ जाएगी, तो वहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी। तो एक सिंपल मैथमेटिक्स है, ये क्या है, एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है। लेकिन अब अपन जैसे जैसे आगे क्वांटम मैकेनिक्स में बढ़ेंगे, तो जब जब हमें क्वांटम वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको नॉर्मलाइज करके दिखाऊंगा वहाँ पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कुछ नहीं करना, आपको उसको उस वेव फंक्शन के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है और इस इंटीग्रेशन को होल स्पेस में करके बराबर 1 कर देना है, बस सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर।